ले हम वो लेकर आ दो ना बस। अवार्ड्स तो यार, जैसे अवार्ड्स तो बहुत लिमिटेड अवार्ड्स होते हैं, पर एक्चुअली में क्या होता है ना, बुक्स बहुत बनती हैं और होती है, हर कोई बुक अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। अब किस में से क्या पूछ ले हमें नहीं पता, तो दैट्स वाई पढ़नी तो सारी पड़ती है, तो मैंने सोचा यार कर लें, चलो मैक्सिमम जितनी भी होती हैं 70-80 लिखी गई, बाकी मैं क्या चलो बाद में करवा देंगे। ठीक है। क्योंकि बुक्स ना देखो, जरूरी नहीं है कि हर बुक को अवार्ड मिले। और अब जो भी ये बुक लिखेगा बंदा, वो ऐसा तो नहीं होनी भाई थोड़ी छोटी मोटी हस्ती होगी, कुछ ना कुछ तो होएगा ही बंदे के। और वैसा अपने जैसा बंदा तो बुक भी नहीं लिख सकता जल्दी जल्दी। ठीक है, समझ आया। ठीक है। आप में से कोई मतलब कि जब भी, ठीक है, अनुभव ठीक है। और आप में से जब भी कोई बंदा मतलब कल को कहीं पहुंचेगा किसी भी स्कूल में वेले बैठ के, तो वो जर्नी, मतलब माई जर्नी टू IIM कुछ ऐसा लिखना है ना, फिर आप उसमें सारा माई करियर का एक्सपीरियंस लिखोगे, ये वो सारा, समझे, है ना। फिर आप कल को कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर बनोगे, तो उसके बाद फिर आप वो है उसमें फिर आपकी बुक वो पब्लिश होगी। हम्म। सर वैसे बाकियों में कुछ बना नहीं ना, इसीलिए सीमेट दे रहे हैं। तो आया है हाँ, तो फिर जो अपनी सारा कुछ अपनी लिखोगे ना आप, स्कूल। ठीक है, कैसे चला। अच्छा, मेरे को डिस्क्राइब करोगे बुक में, क्या डिस्क्राइब करोगे? कि सर ने मोटिवेशन दी थी बुक लिखने के लिए? आफ्टर ऑल दी ऑड सर गिव अस मोटिवेशन। ये अभी हम्म। भी कुछ भी स्कूल पढ़े हैं। हम्म। ठीक है। डॉक्टर प्रीतम कुमार की बुक आएगी, है प्रणव कुमार की बुक आएगी, फिर तुम भी दिखाओगे यहाँ पे मैंने बुक लिखी है। चलो। सर ये पक्का मुझे लग रहा है मनीष है, ये इनको आदत है दोनों को एक दूसरे के नाम से आने की। ठीक है, कुछ भी है इनका चलता रहने में, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे आया भी नहीं है, मनीष ही है ये पक्का। चलो बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ते हैं आज की क्लास में हैं। जितने अच्छे से याद कर पाए उतने कर लेना भैया, हैं। वैसे कोशिश करना कि क्योंकि हर क्लास में मैं करता हूँ, बार 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 मैं रिपीट करता रहता हूँ, तो उन चीज़ों को रिपीट करते रहिए मेरे साथ। राइट। क्लियर है। जितना ज़्यादा हम इनको रिपीट करेंगे उतना हमारे लिए ही बेटर रहेगा। ठीक है। चलो तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, पहली बुक के ऊपर चलते हैं। ये- ठीक है। तो इंडिया 71 ईयर टेस्ट जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये किस चीज को लेके ये अभी वाली पे लिखी है? अभी मेरे को लगता है रिसेंट डेज में बुक्स आई है ना? यस और नो? क्योंकि नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया पुरानी में ना तो हो, है। पिछले साल वाली। यस, जो ये अभी 18 पिछले टेस्ट साल हुआ था वाली है? 18-19 में जो विक्ट्री आई थी। नहीं, वो तो पुरानी है भाई, ये 2020-21 की है, ये मेरे को इतना तो है ध्यान में, ये श्योर है। क्योंकि अभी इन्होंने जो कमाल किया है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर सर इस वरी की नहीं हो सकती ना, फिर इतनी जल्दी थोड़ा ना बुक लिखी जाएगी। पर अब टूर्नामेंट अभी खत्म हुआ है वो वाला, है ना? यस सर, वो बस अभी लेटेस्ट ही खत्म हुआ सर, इतनी जल्दी बुक लिख नहीं और सकते। इतनी जल्दी बुक लिखी नहीं जाती, इतना कौन सा वो तैयारी था, उनको पता ही था कि इंडिया मैच जीतेगी, ऐसा कमाल करेगी, है ना। ये एक पुरानी भी तो आई थी आर कौशिक की, मेरे को लगता है वही वही है। सर ये 18-19 वाली पे ही है। हाँ, ये 18-19 वाली का होगा, क्योंकि ये इसकी बार तो अभी कोई, हाँ, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, आर कौशिक, ये 19 की है बेटा, ये 18 की नहीं है, 19 की बुक है ये, तो इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो सीरीज 18-19 की थी ना। हाँ, ये सीरीज 18-19 की थी, तो 19 की जो है बुक है ये, ठीक है, आर कौशिक की, ये इंपॉर्टेंट बुक थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ऊपर ये बनी थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के ऊपर, तो दैट्स वाई इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। राइट। क्लियर है। तो इंडिया 71 ईयर टेस्ट, ठीक है, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई जो बुक है, ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। याद रख लेना, रिपीट करते रहो कि आर कौशिक की बुक कौन सी है? इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये वाली बुक। दूसरा, ठीक है, शुगी शुगी बैन,
ठीक है, शुगी बैन, ठीक है, डॉगलस डॉगलस स्टुअर्ट की जो है ये बुक है शुगी बैन, ठीक है, डॉगलस स्टुअर्ट की ये बुक है, ठीक है। सिर्फ बुक्स का नाम लिख लीजिए और साथ साथ में किसकी ये बुक है, ये सारी चीज हमें करनी है, ठीक है। ये वाली जो बुक है ना तीसरे वाली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आ सकते हैं एग्जाम में। रासाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, ठीक है, ये कर लीजिए, क्योंकि ये अभी आपको पता है कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि उनको ट्रांसजेंडर्स को जो एक अलग प्लेस मिला है सोसाइटी में, उस चीज़ को लेके कोई अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो दैट्स ये एक इम्पॉर्टेंट बुक जो है आपके लिए बन सकती है, रासाथी, ठीक है, द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर, अथॉर्ड बाय शशिधरन कलिनकील, ठीक है, शशिधरन, वैसे सही शशिधरन बोल देते हैं उसको, कलिनकील जो है ये इसके ऑथर है, ठीक है जी, क्लियर है, यस और नो, ठीक है। Yes, इनको sir. स्टार मार्क कर लेना, जिन जो 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको स्टार मार्क कर लेना। चले भाई नेक्स्ट पे चलें। एक मिनट। इंडिया 71 ईयर टेस्ट जो है आर कौशिक की लिखी हुई है, शुगी बैन, डॉगलस स्टुअर्ट की, एंड द अदर्स रासाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर, शशिधरन कलिनकील जो है ये लिखी हुई है, ठीक है। शशिधरन ने जो है वो ट्रांसजेंडर के ऊपर बुक लिखी, रासाथी, ठीक है, डगलस ने शुगी बैन के ऊपर बुक लिखी, और आर कौशिक ने इंडिया 71 ईयर टेस्ट जो है इंडिया के टेस्ट मैच के ऊपर बुक लिखी, ठीक है भैया, क्लियर है, यस और नो। Yes, sir. क्योंकि आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको ऑथर का नेम भी आ सकता है, ऑथर का नेम भी पूछा जा सकता है और बुक का नेम भी पूछा जा सकता है कि इस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है अभी रिसेंट डेज में, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, आई एम नॉट मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद, ठीक है, आई एम नो मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद, ठीक है। अभी यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है, इसमें एक चीज लिखो, ध्यान देना कि जिसमें मोस्टली जो ऑटोबायोग्राफी वाला सिस्टम होता है ना, तो उसमें हम कह देते कि भाई अगर सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है तो सोनू सूद ने लिखी होगी, ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता, ठीक है। तो हम कहीं जो है इस चीज में गलती ना कराएं कि हम वहां पे सोनू सूद लगा के आए, नहीं, ये किसके द्वारा लिखी गई है, मीना अय्यर के द्वारा लिखी गई है, मीना अय्यर के द्वारा। फिर सर ये तो बायोग्राफी हो गया, मतलब हाँ, इसको ना ये बायोग्राफी है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है प्रीतम, इसको ना हम वैसे इसको उसकी भाषा में क्या बोलते हैं, जब हम अपनी बायोग्राफी किसी से लिखवाते हैं, ठीक है, मैं खुद नहीं लिखता पर मैं किसी से लिखवाता हूं, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, क्या वर्ड यूज किया जाता है, मैंने ना पढ़ा था, किसी को पता है भाई क्या वर्ड यूज किया जाता है जब हम अपनी जो है बायोग्राफी किसी से लिखवाते हैं, मतलब मैं खुद नहीं लिखता, अपनी बायोग्राफी किसी से लिखवाता हूं मैं, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। हाँ जी, बायोग्राफी हो गया तो लिखते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी किसी से नहीं, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी किसी से लिखवाना, ठीक है। ये एक देखो इसके लिए ना एक वर्ड यूज किया जाता है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है, आप इसका वर्ड देखिएगा, नेट पे सर्च कर लीजिए, मेरे को इसका वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा, बायोडाटा नहीं होता यार अनुभव, बायोडाटा नहीं होता, कोई और वर्ड यूज किया जाता है, बहुत अच्छे वर्ड है वो, सर मेमोयर है क्या, मेमोयर, शायद ऐसा ही कुछ था, इसका ना एक वर्ड देख लेना बेटा, चेक कर लेना, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा थोड़ा ये। मैं अपनी ये ऑटोबायोग्राफी जब किसी से लिखवाता हूँ ना,
तो उसमें हम ये कर लेते होते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है, मैं देख लूंगा क्या होता है वो। सर वो बायोग्राफी है। वो बायोग्राफी नहीं होता भाई, एक ऑटोबायोग्राफी वर्ड के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना सर। मैं चेक कर लूंगा, राइट, मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा थोड़ा, ठीक है। तो मीना अय्यर के द्वारा लिखी गई है। ये आपको पता ही है कि भैया अगर लॉकडाउन में किसी बंदे ने काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे यही भाई थे सोनू सूद, ठीक है। तो उन्होंने जो है जो भी लॉकडाउन के पीरियड में काम किया, तो ये लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पे जो है वो सामने आए, ठीक है। तो दैट्स वाई तो उनकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना आपको बहुत कुछ जो है पता लगेगा, ठीक है, इनके बारे में। शुरू मतलब कि इनकी कहानी, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं ना, वैसे भी इनके बारे में अगर आप नॉर्मल देखेंगे अभी तो आपको ये लग रहा है ना कि ये बंदा तो अब लोगों के लिए मसीहा बने। नहीं, अगर आप ऐसे बंदों के वैसे भी नॉर्मल देखेंगे तो बहुत कुछ पहले से ही इन्होंने जो है अच्छे काम किए होते हैं, ठीक है। एकदम से कोई भी बंदा ऐसा नहीं बनता कि एकदम से किसी के अंदर ऐसी भावना जाग पड़े है, ठीक है। तो फिर इसलिए इन्होंने ये एक बायोग्राफी लिखवाई थी कि ठीक है, आई एम नो मसीहा, ठीक है। ये सोनू सूद के ऊपर ही ये सारी, तो मीना अय्यर ने जो है वो लिखी हुई है। नेक्स्ट जो है 40 ईयर विद अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है। तो 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तीनों जो है भैया स्टार मार्क कर लीजिए, ये मेरे को इंपॉर्टेंट है। इनमें मैं सोचता हूँ भाई किसी न किसी एग्जाम में एक आधी तो मिल ही सकती है आपको, ठीक है। एक आधा तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन तीनों में से। तो 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शिवात्नु पिल्लई के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी, महर्षि अरविंद, ठीक है। तो पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है भाई ये? अरे ये अरविंद घोष है क्या? हैं? अरविंद घोष है क्या जो ये महर्षि अरविंद देखो कौन थे। सबसे पहली चीज आप इनके बारे में देखिए, हु इज महर्षि अरविंद? रेवोल्यूशन, सॉरी पैट्रियट। एक तो अरबिंदो घोष थे, हाँ ठीक है। एक अरबिंदो, क्या ये अरबिंदो घोष है, ठीक है, या फिर महर्षि अरविंद कोई और थे? एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी बनता है, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है भाई ये रमेश पोखरियाल निशंक? एनीवन? गवर्नर है कहीं के। नलायको, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिस्टर ऑफ एजुकेशन, एचआरडी मिनिस्ट्री है। एचआरडी मिनिस्टर्स हैं, ये मंत्री हैं, ये नहीं पता लग रहा क्या है। ये तो मंत्री है ना। मेरे को भी लग रहा था तू आदमी तो है, पर ये नहीं पता था कौन सा है तू। नालायक आदमी है, गधे इकट्ठे किया है। दिल्ली का मिनिस्टर, दिल्ली का वो बना रहा है ये गवर्नर। चलो ऐसा बोल देता सर मिनिस्टर है, फिर भी मैं तेरी बात पे वो कर देता। एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा लिखी है। देखो वो, ये देखो कौन है, ये देख लेना आराम से घर पे बैठ के कि ये महर्षि अरविंद कौन थे, ठीक है। पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद, ये कौन थे, ठीक है जी। तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरविंदो थे, यस सर। ये कौन थे? चलो अरविंदो घोष कौन थे वैसे बताओगे आप मेरे को? सर इंडियन पैट्रियट, इंडियन फिलोसफर। क्या क्या किया था इंडियन फिलोसफर उन्होंने, अरविंदो घोष ने? वो सर एक पैट्रियट की आत्मा की अलीपुर थी। का एक बॉम्ब सीन हुआ था, उसमें ओके। शामिल थे अरविंद घोष। में शामिल थे वो। उसके बाद फिर उनको कुछ उनका कुछ मतलब माइंड में कुछ चेंज हुआ, फिर पांडिचेरी में चला गया। उसके बाद फिर उधर पांडिचेरी में आश्रम बनाया था, बंगाल का है। हाँ हाँ, कुछ है, बढ़िया बढ़िया, सही है सही है सही है। अरविंदो घोष के बारे में पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा था, हैं।
एक्चुअली उनके नाम पे ही एक स्कूल था, वो मेरा एक स्कूल था, इसीलिए उनके बारे में ज्यादा पता है। ये अरविंदो घोष स्कूल भी है, ठीक है, राइट राइट राइट, गुड गुड गुड, ठीक है, ये है, बहुत बढ़िया। अरविंदो, क्योंकि ना रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, इनके बारे में पढ़ेंगे आप तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अगर हम देखें तो एजुकेशन के ऊपर भी बहुत काम किया हुआ था उन्होंने, ठीक है, यस और नो, तो उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, तो इनको इसलिए महर्षि अरविंद भी बोला जाता है, तो देख सकते हो। रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों याद कर लो। आई एम नो मसीहा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद किसने लिखी हुई है जी? किसने लिखी हुई है? मीना अय्यर ने, ठीक है। 40 इयर्स विद अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरी, शिवातनु पिल्लाई, ठीक है। और पायोनियर ऑफ ह्यूमैनिटी, महर्षि अरविंद, ये किसकी लिखी हुई है? ये है रमेश पोखरियाल निशंक की, ठीक है। नेक्स्ट डिकोडिंग धर्मा, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। ये तो भैया एक ही बंदा लिख सकता है ऐसी, तो है अमीश त्रिपाठी, ठीक है। धर्मा, मेलुआ, सीता, ऐसी जितनी भी आई हैं वो सारी किसकी लिखी हुई हैं? टिकेट ऑफ नागास, अमीश है, टिकेट ऑफ नागास, हाँ, ये सारी अमीश त्रिपाठी की लिखी हुई हैं, ठीक है, अमीश त्रिपाठी। और ये दो जनों की है, अमीश त्रिपाठी एंड भावना रॉय, धर्मा, ठीक है, डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। मतलब इसमें ना पता क्या होता है, हमेशा ये जो चीज़ लिखी जाती है ना, ये कभी भी किसी एक चीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं होती है। ऐसी जो धार्मिक किताबें होती हैं, जैसे अभी एक क्या होता है कि जैसे आप पढ़ते हो ना, अब जो बंदा हिंदू धर्म के साथ रिलेटेड है तो वो रामायण और श्रीमद् भागवत गीता है ना, तो ये जो भागवत गीता और रामायण है ना, इनको अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, अब ये पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, है ना, रोज ही पढ़ते हैं, सारी पढ़ते हैं और रोज ही पढ़ते हैं भाई। इनका मतलब होता है कि आप इनको अच्छे से पढ़ के इनका ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, ठीक है, तो उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, फिर जाके ये बुक्स आप लिख भी सकते हैं, ऐसी बुक्स, ठीक है, अपने वे में। बहुत से लोग हैं जो मतलब भागवत गीता को अपने वे में लिखा हुआ है उन्होंने, बहुत लोग हैं जिन्होंने रामायण को अपने वे में लिखा हुआ है एक लाइफ के। नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, ऑथर्ड बाय शक्ति सिन्हा। शक्ति सिन्हा के द्वारा कौन सी बुक लिखी हुई है? प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, ठीक है। ये कौन से टेन्योर में जो है वो रहे थे? 1999 टू 2004, इस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे हमारे, ये, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और इससे पहले भी एक बार रहे थे, वो थोड़े दिन की सरकारी थी, ठीक है ना, जब वो तो परमाणु करना था, ठीक है, तो वो थोड़े दिन की सरकारी रही थी वाजपेयी की। उसके बाद फिर 1999 टू 2004 तक जो है पूरे 5 साल ये रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, द इयर्स दैट चेंज्ड इंडिया, ठीक है, जिसमें इंडिया का बहुत कुछ चेंज हुआ। इसी टाइम पे कारगिल वॉर भी हुआ था, ठीक है, कारगिल वॉर भी हुआ था। तो किसके द्वारा लिखा गया भाई? शक्ति सिन्हा के द्वारा ये जो है ये लिखी गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट अयोध्या, ठीक है, अयोध्या किसके द्वारा लिखी हुई है? ऑथर्ड बाय माधव भंडारी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा क्योंकि अयोध्या के ऊपर आपको पता ही है इस साल बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर्स में, तो इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अयोध्या के ऊपर 2-3 बुक्स बनी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग नाम से। अयोध्या, अकेला अयोध्या भी है, एक अयोध्या के नाम कुछ और भी अटैच था, उनको अलग अलग वे में याद करना है हमें, ठीक है। तो ये जो अकेली अयोध्या लिया है वो किसके द्वारा लिखी गई है? माधव भंडारी के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है अयोध्या के बारे में जो भी कुछ है उसमें अभी क्या इश्यूज रहे और साथ में ये भी सारे डिस्कस किए गए हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट द लाइट ऑफ एशिया, हाँ जी, करना एक बारी, लो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, शक्ति सिन्हा, धर्मा, अमीश त्रिपाठी, भावना रॉय एंड अयोध्या माधव भंडारी, ठीक है जी, क्लियर है?
हो गया सर। हाँ जी, नेक्स्ट लिखे द लाइट ऑफ एशिया द पोइम दैट डिफाइंड द बुद्धा। किसके द्वारा लिखी हुई है भाई? जयराम रमेश के द्वारा ये लिखी हुई है। द लाइट ऑफ एशिया द पोइम दैट डिफाइंड द बुद्धा, ठीक है, जयराम रमेश के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, राइट। नेक्स्ट ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लिव्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन, ये भी जयराम रमेश के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया द पोइम दैट डिफाइन द बुद्ध, जयराम रमेश, ठीक है। ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लिव्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन, ये भी जयराम रमेश के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमित आहूजा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। वीके कृष्ण मेनन भी एक हमारे मिनिस्टर थे, है ना? थे ना? ये सुना नाम कभी? वीके कृष्ण मेनन, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये इसके आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। द लाइट ऑफ एशिया, वैसे तो इंपॉर्टेंट तो सारी होते हैं क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट बुक्स ही जो है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, फिर भी थोड़ा ज्यादा जिसको हम कर सकते हैं लाइट ऑफ एशिया द पोइम दैट डिफाइन द बुद्ध, जयराम रमेश के द्वारा लिखी, इसको थोड़ा आप ये कर लेना, ठीक है। ए चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लिव्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन, ठीक है, जयराम रमेश। और मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट, अमित आहूजा की लिखी हुई है, राइट। यस और नो? यस सर। करें, नेक्स्ट चलें। 1 मिनट। एक इसकी बुक्स का नाम मतलब ना थोड़े थोड़े जो मेरे अभी ध्यान में चल रहे हैं वो ऐसे है जैसे किस किस की बुक्स का नाम मोस्टली एग्जाम में पूछा जा सकता होता है। एक तो कोई बुक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हो वो तो रहती है, किसी के भी द्वारा लिखी गई हो। दूसरा जैसे इंडियन मैं ऑथर्स की बात करूँ ना तो उसमें शशि थरूर, ठीक है, इसकी बुक्स मोस्टली जो एग्जाम में पूछी जाती हैं क्योंकि एक अच्छा अगर ना इसको पॉलिटिक्स से हटके देखा जाए ना तो बहुत बढ़िया ये बंदा मतलब ऑथर है ये बंदा, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे बुक्स लिखता है, ठीक है। शशि थरूर हो गया, फिर अमीश की बुक्स जो है वो पूछ ली जाती हैं। थोड़ा इंटरनेशनल पर जैसे रस्किन बॉन्ड की जो है बुक्स पूछ ली जाती हैं, रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। तो पिछली बार भी चेतन भगत की बुक्स पूछी जा सकती हैं। इसकी अभी रिसेंटली वो भी आई थी प्लान्ड मर्डर, कुछ ऐसी वो आई है ना नॉवल, हाँ जी हाँ जी। अ प्लान्ड मर्डर, है ना? तो वो कुछ तो करण जौहर की भी बुक है। ओ यार करण जौहर पढ़ने वाला बंदा है, वो राइटर है क्या? सर बुक तो आई है ना उसकी लिटिल सॉन्ग में। ओ यार राइट, वो तो ऐसे तो तू लिख दे कोई ना, ठीक है। करण जौहर क्या है, कुछ भी तो नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना। ठीक है सर, आपने वो वो देंगे। मैं उसमें पता क्या होता है कि अरेंज मैरिज मर्डर नहीं है भाई, वन अरेंज्ड मर्डर कुछ ऐसा है, अरेंज्ड और प्लान्ड मर्डर कुछ ऐसे नाम से है। वन अरेंज मैरिज मर्डर है सर, वन अरेंज मैरिज मर्डर है। मर्डर, नहीं यस सर यस, ऐसी नहीं है सर, 3 वर्ड यही मैंने लिखी हुई है, आ जाएगी कोई ना। नेक्स्ट, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ठीक है, या कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, कैलाश सत्यार्थी, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पूछी जा सकती है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ठीक है। कोविड-19 पीस अवार्ड भी मिला था ना वो कुछ, ये 2018 नहीं 18 का 14 में मिला था इनको। 2014 में एक तो कैलाश सत्यार्थी को और यूसुफजई को, मलाला यूसुफजई, दोनों को पीस नोबेल पीस जो है अवार्ड मिला था। तो इनकी अभी ये बुक आई है भैया, कोविड-19, ठीक है, सभ्यता का संकट और समाधान, कोविड-19 क्राइसिस और सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। और कोविड-19 तो मेन ही है, ठीक है भैया, कोविड-19 तो
में नहीं है। और इस बार का ना एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अभी परसों ही मैं पढ़ रहा था, तो हिंदी शब्दकोश में जो सबसे ज़्यादा इस बार यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, वर्ड ऑफ द ईयर हिंदी में वो कौन सा था? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। ठीक है, तो आत्मनिर्भर वर्ड ऑफ द ईयर, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर था वो अपना क्वारंटाइन। ठीक है, तो ये हिंदी में आत्मनिर्भर पे तो बहुत जोर दिया भैया। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम प्रकाश के द्वारा क्या, कौन सी बुक लिखी गई है? प्रेम प्रकाश के द्वारा कोई रिपोर्टिंग इंडिया। ठीक है जी, किसके द्वारा? प्रेम प्रकाश के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट, ओ मिजोरम किसके द्वारा लिखी गई है? PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई, तो इनके द्वारा ओ मिजोरम बुक जो है वो लिखी गई है। PS श्रीधरन पिल्लई क्या है भैया? ये गवर्नर है ना किसी स्टेट के? कौन सी स्टेट के हैं? साउथ का ही होगा। हैं? अरे मिजोरम जहाँ की की बुक है, लिखी है। जहाँ की बुक लिखी है वहीं की है भैया। ठीक है, मिजोरम के ही वो क्या है? गवर्नर है। सर लास्ट स्लाइड फिर से एक बार दिखा दीजिए ना। क्या वाला? लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। ओ मिजोरम भाई, PS श्रीधरन पिल्लई, रिपोर्टिंग इंडिया, प्रेम प्रकाश एंड कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ठीक है, ये लो भाई। ठीक है, डन। लिख लिया भाई, यहां तक लिख ली। 70-80 बुक्स है, अभी तो कुछ भी नहीं हुई। 70-80 करनी है अपन ने। करा दो सर। करा दे। सर 15 बुक्स हुई हैं अभी तो। पाटिल सर आप करा दोगे, बाद में याद कौन करेगा? आप यार आधी से ज्यादा तो मैं याद ही करवा के जाता हूँ। मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ सर? आपको भी लगता होता ना, पर सर पता नहीं क्या चली जा रहे हैं, लगातार एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं। भाई जीके एक ऐसी चीज है जो रिपीट और लिंकिंग से याद होती है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, जितना ज्यादा आप इसको रिपीट करते जाएंगे जितना लिंक करके जाएंगे उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरीज फ्रॉम 1984। ठीक है, सरबप्रीत। हाँ, क्या हो गया? भाई रुक जा, चल। डन सर, कर लो आगे। डन, चलो। तो ये नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984, सरबप्रीत सिंह की लिखी हुई ये बुक है। सरबप्रीत सिंह की नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984। क्या हुआ था 1984? हैं? दंगे सर, दंगे। समझा नहीं मैं। तो थीम क्या है इसका? थीम क्या है? 1984 के दंगे। 1984 में जो दंगे हुए थे, आपको पता ही है कि 1984 में 2 सबसे इंपॉर्टेंट कांड हुए थे इंडिया में। एक ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, अमृतसर गोल्डन टेम्पल के ऊपर जब अटैक किया गया था, भिंडरा वाले संत जरनैल सिंह भिंडरा वाला, उनको मारने के लिए। तो एक तो ये हुआ था। दूसरा 1984 में दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें जो है सिख कम्युनिटीज के लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ही जो इंदिरा गांधी को मारा गया था ना, जब ये भिंडरा वाला कांड हुआ, दिल्ली में दंगे हुए, उसके बाद ही जो है इंदिरा गांधी की हत्या की थी इन्होंने। फिर पंजाब में भी। हाँ, तो पंजाब में तो मतलब मेरे पापा बताते होते हैं इन चीज़ों को लेके
कहते 90-80, क्योंकि उस टाइम पे अराउंड वो 17-18 ईयर्स के थे, तो वो मेरे को बताते होते हैं, कहते यार कि पंजाब में इतना गंदा काम हो गया था, मतलब क्योंकि वो उस टाइम पे एक डिमांड थी अलग खालिस्तान बनाने की उनकी, ठीक है। और ये भिंडरा वाले की पहुंच इंदिरा गांधी तक, क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा ही बनाया गया था भिंडरा वाले को। यस सर, उन्होंने खड़ा किया था। उन्होंने इसको खड़ा किया था, वही उनके लिए बाद में कहते प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। और भिंडरा वाला ने मतलब पंजाब में इतना का आतंकवाद फैल गया था उस टाइम पे कि लोगों के घर में घुस जाते थे, ठीक है, वहां पे रहते खाते पीते तो चले जाते, ठीक है, और साथ में जो भी लेके जाना होता था ले जाते थे। और उस टाइम पे सभी लोगों ने अपने बाल बढ़ा लिए थे, मतलब पगड़ी बांधनी शुरू कर दी थी, कि दाढ़ी रखनी शुरू कर दी थी। और मतलब ट्रेन्स के ऊपर अटैक एंड ऑल, मतलब जो हिंदू है उनको मार दो और जो सिख है वो बचाओ, तो ये कांड हो गया था। तो 1984 में ये सारा फिर काम हुआ था कि दिल्ली में उधर उनको मारा गया, दंगे बढ़ के, और साथ में उधर ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था ये वाला, ठीक है। तो ये जो है सारी इसके ऊपर स्टोरी है, ठीक है। तो नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये सारा उसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट, ये तो भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ठीक है, सुधा मूर्ति, ये बहुत सही है, क्योंकि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना वो वाकई ही बैग ऑफ स्टोरीज ही होते हैं। कि अगर भाई जिन जिन लोगों ने आप में से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है कभी भी, तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि स्टोरीज सुननी हो, ठीक है। अब जैसे अपने जो पेरेंट्स भी है ना, अभी आपके मम्मी पापा जो ऑलरेडी 50 क्रॉस कर चुकी है, तो दैट मीन्स वो अभी ग्रैंड पेरेंट्स की एज में आ गए हैं ना, स्टोरीज तो वो भी बहुत सुनाते हैं, ठीक है। आपका तो नहीं पता भाई, मैं तो बहुत सुनता हूँ, ठीक है, अब भी, ठीक है। तो अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो ये बहुत सही है, ग्रैंड पेरेंट्स बैक ऑफ स्टोरी, सुधा मूर्ति, ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये पूछी जा सकती है आपसे। द हिटमैन, ठीक है, रोहित शर्मा स्टोरी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विजय लोकपल्ली और जे कृष्णन के द्वारा ये लिखी गई है, द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी, ठीक है। मतलब एक टाइम पे ये बंदा अगर मैं देखूं तो आज से में भी नहीं था, 5 साल पीछे में आया था, 2013 तो 2007 ही उठा लो, 5 साल पीछे चले जाए ना, तो इतना 5-6 साल पीछे चले जाए तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं था बंदे का, ना 13 में आके इम्पोर्टेंस हुई, ठीक है। उसके बाद क्या मतलब अभी फिट प्लेयर्स में आने लग गया है बंदा, और इतना प्लेयर में, हाँ जी, ठीक है, बैटिंग में इतना सेकंड रैंकिंग है, ठीक है, इस बंदे का आया। और ये बंदा जो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लेयर है जिसने 3 बार डबल 100 लगाया, और हाईएस्ट इसका 264 है, 264 श्रीलंका के खिलाफ मुंबई इंडियंस में आया तब से सर। कैसे सर जब से मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना सर रोहित, 5 आईपीएल जिता दिए। पर इसमें तो पता है क्या होता है भाई, फिर वैसे भी जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस होती है वो इंटरनेशनल होती है ना। जब से मैं ये कह रहा हूँ कि जब से मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना तब से उसका करियर काफी अच्छा जा रहा है। वो तो सभी का ये होता है भैया, जब पैसा आता है तो सबका करियर अपने आप ही अच्छा जाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। जिस दिन तेरे पास महीने में 2 लाख रुपए इनकम होनी शुरू आएगी ना, तेरा करियर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर, ये बंदा मेरे को अभी है ये सर, अभी ये बंदा बहुत बढ़िया लगता है भैया, ये वाकया ही में बंदा, एक्चुअली में ये बंदा ना, अगर बातें सुननी हो ना कभी इसके इंटरव्यू सुनना, बहुत रियलिस्टिक सी बातें करता है, टाइम पास नहीं करता है ये बंदा इन चीजों में, बहुत रियलिस्टिक सी बातें करता है ये बंदा, ठीक है ना। कपिल वाला शो भी सही था इनका, ठीक है, ये है उसमें, हाँ। और एक ये हो गया, एक परेश रावल हो गया, ठीक है। एक्चुअली में ना ये बंदे एक ऐसे बंदे हैं जो ऐसे ही एक्टर नहीं बने, ठीक है, ये एक्चुअली में थिएटर, प्रॉपर थिएटर लाइन से, इनका तो इसका खुद का भी स्कूल है वो,
ठीक है। इसका थिएटर भी है, स्कूल भी है खुद का, एक ड्रामा स्कूल है एक, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में एक बहुत अच्छे लगा, अगर आप इनकी बातें सुनेंगे ना, कभी इंटरव्यू सुनेंगे आप, बहुत आपको लगेगा कि यार वाकई एक रियलिस्टिक सा बंदा है। मुंबई में इनका एक है, हाँ, ये ड्रामा स्कूल, ठीक है। तो योर बेस्ट डेज टुडे अनुपम खेर की है, ये बहुत मतलब जो है बुक इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इसमें से हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि अनुपम खेर की अभी लेटेस्ट बुक है, ये अभी आई भी रिसेंट डेज ही है ये, ठीक है ना। तो योर बेस्ट डेज टुडे या योर बेस्ट डेज टुडे किसकी लिखी हुई ये बुक है। नेक्स्ट, हाउ टू बी अ राइटर, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड की एक और भी लिखवाई थी यार मैंने आपको, और थोड़े दिन पहले जब हम ऑप्शन से कुछ कर रहे थे उस सॉन्ग ऑफ दिन इंडिया, लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग। सॉन्ग ऑफ इंडिया सर। हाँ कृष्ण, पढ़ लो यार, अगर ये पढ़ सकते हो तो ये मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अनुपम खेर की ये पढ़ लेना, नॉवल अच्छी है अगर पढ़ सकते हो तो, ठीक है। हॉप ऑन माय एडवेंचर्स वाली सर। हाँ, रस्किन बॉन्ड की ये भी बुक आई थी ना, ठीक है। फिर लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग भी था सर। लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग भी था, हाँ। लिटिल, ये तो मेरे को लगता है इनमें से एक बुक तो ई बुक थी, लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग आई थिंक ई बुक थी। एक इसकी ये भी थी कि वो एडवेंचर ऑन प्लेन एंड, है ना, तो हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन प्लेन, हॉप ऑन माय एडवेंचर, हाँ, ठीक है। तो ये भी रस्किन बॉन्ड की आई हैं ये सारी। हाउ टू बी अ राइटर ये भी अभी आई है रिसेंट में, ठीक है। इन सभी को ध्यान में रख लेना। लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग आई थिंक ये ई बुक है, ठीक है, हाँ ये ई बुक है, लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट, वर्ड्स फर्स्ट साइंटून बुक, बाय बाय कोरोना ऑन कोरोना वायरस, ठीक है। वर्ड्स फर्स्ट साइंटोन बुक, बाय बाय कोरोना ऑन कोरोना वायरस, प्रदीप श्रीवास्तव, ठीक है, प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। साइंटोन बुक है, वर्ड्स फर्स्ट साइंटोन बुक, बाय बाय कोरोना, बाय बाय कोरोना, ठीक है। ठीक है, पाटिल तू लिखना गो कोरोना गो, वो वाली बुक, ठीक है। सर जब से जीके शुरू किया है ना सर, कौन से ज्यादा प्यार हो गया सर? क्या? जब से जीके शुरू किया है कौन से ज्यादा प्यार हो गया? कौन से ज्यादा प्यार हो गया, जीके से ज्यादा प्यार हो गया? सर कौन से सर, जीके कितना पढ़ेंगे सर, क्या पता। वो कौन का क्या, अपना वही प्रैक्टिस करो हो जाएगा। जीके का वैसा नहीं है। जितना करो कम है। नहीं, इतना भी, ये पता क्या होता है जीके में ना, एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है कि आप जितना इनको पढ़ेंगे ना, आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज होता है, है ना। आप एक्चुअली में आपको ये लगता है कि यार एक्चुअली मैंने कुछ गेन किया है, ठीक है। क्वांट रीजनिंग अपना एक अलग लेवल रखता है भैया, और जीके अपना एक अलग लेवल रखता है, ठीक है। हाँ नहीं, जीके जब पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि हाँ ये पढ़ना चाहिए हमें, ये हमें पढ़ना चाहिए। देखो भाई, देखो आप एक चीज सोचो, अब मैं ना हमेशा एक चीज, मैं खुद पे भी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मैं भी अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ जितना होना चाहिए। और मतलब उसमें ये होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो रूटीन में नॉवेल्स या बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे बंदों की, ठीक है। हम तो बहुत पीछे हैं, लोग बहुत सी बुक्स नॉवेल्स पढ़ते हैं, 2-2 3-3 दिन में निपटा देते हैं भैया, ठीक है। हमने तो कुछ अभी तक पढ़ी नहीं, हमारी अपनी खुद की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए वही बहुत है, हम तो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बुक्स का तो हम कब टाइम देंगे इनके लिए, तो है ना। तो ये चीज़ होती है कि आप जितना रूटीन में पढ़ सके उतना बेटर होता है। और आपको ना लिखने का नॉलेज इसी में से आता है, जितना जो नॉलेज आएगा ना, कि आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी लिखने की, वो इसमें से ही आएगी, ठीक है। थोड़ा सा तो मैंने भी किया है, पंगा लिया है, इनिशिएटिव सा लिया है, लिख रहा हूँ मैं, पर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ अभी। बताना सर क्या लिखा? ठीक है, मैंने लाइफ के ऊपर ही लिखा है भैया, ठीक है। एंड देखते हैं थोड़ा कितने टाइम में कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक आर्टिकल है, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। पंगा तो लिया है, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा, ठीक है। आपको भेजेंगे सभी को, आपको फिर आपने रिव्यू देना उसका कि सर सही बनी या चीज नहीं बनी। नेक्स्ट, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ठीक है।
ये बहुत सही है भैया। विनय सीतापति की लिखी हुई बुक है, और एक्चुअली में बीजेपी का जो लेवल है भैया वो मोदी के बाद इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो बीजेपी थी और आज की जो बीजेपी है, ठीक है, बहुत दिन रात का फर्क है इसमें। और जुगलबंदी, मतलब इसमें ना एक चीज और भी मैं देख रहा था, एक फैक्ट, कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है, इन्होंने अभी तक 42 टाइम्स इलेक्शन लड़े हैं, और 42 टाइम्स ये विनर आया भैया। अनबीटेबल अभी तक ये बंदा। ठीक है, कोई भी इलेक्शन नहीं हारा है। नहीं तो भाई ऐसा होता है कि कोई भी बंदा एक बार 2 बार इलेक्शन हारता है। ये 42 टाइम इलेक्शन लड़ा है भैया, और 42 के 42 टाइम जीता है। ये दूसरा बाजीराव है ये। ठीक है, पेशवा बाजीराव ने 41 वॉर लड़ी थी और 41 के 41 जीती थी, और साथ में ये चेस का प्लेयर भी रहा है ये बंदा। ठीक है, इसी ऐसे ही इस बंदे को आज की पॉलिटिक्स का चाणक्य नहीं बोला जाता। ठीक है, ये एक्चुअली में जुगलबंदी है भैया इन लोगों की। ठीक है, जिसकी वजह से यार आप कभी देखा है कि आफ्टर 90, मतलब जब से प्रॉपरली हम देखें कि बीजेपी आई होल्ड में, और आफ्टर इंदिरा गांधी, ठीक है, राजीव गांधी के बाद जितना भी है, तब से लेके आज तक कोई भी पार्टी, पहले कांग्रेस ही चलो इतनी लेके जाती थी, उसके बाद इंडिया में इतनी स्टेट्स के ऊपर अपना होल्ड बना के रखना और इतनी जगह पे इलेक्शन जीतना। सर पर ये बुक तो अडवाणी और वाजपेयी पे नहीं थी। लिखी तो उन पे हुई है, पर ये बीजेपी बिफोर मोदी का जुगलबंदी का मतलब उसमें ये है ना कि दोनों इन्वॉल्व है, दोनों ही इन्वॉल्व हो गए ना उसमें ये है कि उस टाइम पे क्या था और अब की बार क्या है, ये चीज सारी उस पे है। तो अडवाणी और उसमें के बारे में भी लिखी गई है, इसके बारे में भी लिखी गई है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो नहीं है कि उसमें टाइम पे उनकी जो जुगलबंदी थी वो अलग टाइप की थी। ठीक है, और इस टाइम पे इनकी जो है वो अलग टाइप की है भैया। ठीक है, और दोनों में वही रीजन मेंशन हुआ है ना, क्या है, 9। ठीक है, नेक्स्ट, द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड, जुगल हंसराज की लिखी हुई है। द कावर्ड एंड द स्वॉर्ड, ये जुगल हंसराज की लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, बुस्कियाना, ए न्यू हिंदी बुक ऑन गुलजार, यशवंत व्यास की लिखी हुई है। ठीक है, गुलजार के ऊपर बुक लिखी हुई है हिंदी, बोस्कियाना। ठीक है, इसका नाम देख लेना, बोस्कियाना प्रॉपर है, हिंदी में बोस्कियाना बोलते हैं। ठीक है, यशवंत व्यास की जो है ये लिखी हुई है। राइट, क्लियर। ठीक है, कावर्ड एंड द स्वॉर्ड, जुगल हंसराज की ये लिखी गई बुक है, जुगल हंसराज की लिखी हुई बुक है। ठीक है, एंड जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, विनय सीतापति की लिखी हुई बुक है। ठीक है जी, क्लियर है, लिख लिया, सभी ने लिख लिया, आगे चलें। नेक्स्ट, द लास्ट क्वीन। ठीक है, द लास्ट क्वीन किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा बनर्जी दिवाकरनी। ठीक है, द लास्ट क्वीन। चित्रा बनर्जी की लिखी हुई बुक है द लास्ट क्वीन। ठीक है, द आर्चर, इसकी और कौन सी बुक आई है? पॉल कोएल्हो की अल्केमिस्ट इसकी है ना, मेरे को लगता है। हाँ सर, अल्केमिस्ट पढ़ी हुई है सभी ने? पर पढ़ी यस सर। हैं? बुक है पर पढ़ी नहीं। बुक है पर पढ़ी नहीं अभी तक, है ना? ठीक है, सही है, सही है। अभी नई नई रखी हुई है। हाँ, हजे नवा चाह चढ़िया है, हौली हौली किताबा पढ़ने का शौक जागेगा। सही है, सही है, पढ़ लेना है, बहुत बढ़िया बुक है द अल्केमिस्ट। ठीक है, तो पॉल कोएल्हो की है ये, द आर्चर।
ठीक है। नेक्स्ट 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया, सैम डैलरिम्पल, ठीक है, सैम डैलरिम्पल, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑर्चर्ड पर भी इम्पॉर्टेंट बन सकती है क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बहुत ही जो है अच्छे राइटर हैं, ये ऑथर हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। द ऑर्चर ऑथर्ड बाय पॉल कैलो एंड 5 पार्टीशंस द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एशिया इज सैम डैलरिम्पल के द्वारा लिखी गई बुक है। राइट, क्लियर है जी यहां तक सभी को? चलें जी, आगे चलें, नोट डाउन होगी। नेक्स्ट, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, पदमपानी बोरा, ये उस दिन मैंने क्लास में भी करवाया था ना आपको, पदमपानी बोरा के द्वारा लिखी गई बुक है ये, ठीक है। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम किसके द्वारा लिखी गई बुक है? ये पदमपानी बोरा के द्वारा लिखी गई बुक है। अब इस राइटर का नाम कभी सुना नहीं ना आपने? नो सर। नहीं ना, ये वो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दो स्टेट्स के ऊपर बुक्स आ गया क्या? एक मिजोरम हो गया, एक असम हो गया। हाँ, एक मिजोरम हो गया, एक असम हो गया। मिजोरम PS श्रीधरन पिल्लाई एंड डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पदमपानी बोरा, ठीक है। अभी ना रिसेंट डेज में ये एग्जाम हो गया हटा है, 31 को कुछ एग्जाम हो गया हटा है। अब उसमें पता क्या किया एग्जामिनर ने, मतलब गेम खेलते हैं एग्जामिनर पूरा, मतलब स्टूडेंट को कहते हैं कि भैया आपको हम जीने नहीं देंगे, जैसे मर्जी हो जाए, मतलब वन टाइम क्वेश्चन जिसको मैं बोलता हूँ, जो इंडेक्स होते हैं ना, इंडेक्स में हमें पूछा जाता है कि भाई इंडिया इस इंडेक्स में कौन से नंबर पे है, ऐसा क्वेश्चन होता है ना। या पूछ लेता भाई पहली कंट्री कौन सी है, लास्ट कंट्री कौन सी है। अभी उन्होंने इस बार क्वेश्चन पता क्या पूछा कि इंडिया के बाद कौन सी कंट्री आती है इंडिया के बाद कौन सी कंट्री आती है। अब सारे बच्चे शोर मचाने लगे हैं, कहते सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कि हमें वही भी ये क्वेश्चन तो कभी सोचा भी नहीं था। पर ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं पूछे जाते, ऐसे क्वेश्चन वन टाइम क्वेश्चन होते हैं जो एक ही बार पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली वो रहता है फर्स्ट लास्ट एंड इंडिया का रैंक, ये नहीं है कि आपको कौन सा, एक बार पूछ लिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर उनको पता होता है कि अभी स्टूडेंट क्या करेगा, अभी सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि अब इंडिया के आजू बाजू वाली कंट्री पता करो। नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ असम के ऊपर, पदमपानी बोरा। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन, हार्ड कवर, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बुक है भैया, ठीक है। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। ये बंदा एक्चुअली में बहुत बड़ा राइटर है भैया, बहुत सही राइटर। अगर किसी ने पढ़ी हुई बुक है ना इसके बारे में तो आपको पता होगा इसके बारे में, अगर किसी ने शशि थरूर की बुक्स पढ़ी है। पॉलिटिक्स से हटके अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे ये बंदा बुक्स लिखता है। जी सर, लेके आया उसकी एक। लेके आया तो शशि थरूर की बुक? हाँ जी, ग्रेट इंडियन नॉवल, द ग्रेट इंडियन नॉवल, यस, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, शांतनु नायडू, ये भी एक इंपॉर्टेंट राइटर है। आई केम अपॉन ए लाइट हाउस इज शॉर्ट मेमोरी ऑफ लाइफ विद रतन टाटा, ठीक है। तो एक आई केम अपॉन ए लाइट हाउस, रतन टाटा किसके द्वारा जो है लिखी गई है? शांतनु नायडू एंड संजना देसाई। संजना देसाई और शांतनु नायडू के द्वारा ये लिखी गई बुक है। ठीक है जी, क्लियर है? चले आगे चले, एक मिनट सर। होंगी 30 बुक को 40 होगी, 40 होगी, अभी 50 पड़ी हैं। चलो भाई चले आगे।
वहाना बैक कर दो। महाना मास्टर क्लास। पीपीटी टू पीडीएफ बन जाती है ना, मेरे को लगता है, आई थिंक, है ना, बन जाती है पीपीटी पीडीएफ। यस सर, बन जाती है। चलो वो भी साथ में लिखना तो है ही है, लिखने से थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि नाम सर ही एक और बैक करना। कितना बैक करोगे? ये मेरे को लगता है ये वाला लास्ट क्वीन। हाँ जी हाँ जी। देखता हूँ कृष्ण, टाइम लगा तो लिख लो साथ में। सर ये अंकित अपना, हम्म, ये अंकित है। चलें आगे। वहाना मास्टर क्लास अल्फ्रेडो कोवेली। कोवेली वहाना मास्टर क्लास अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा लिखी गई बुक है वहाना मास्टर क्लास। राइट, क्लियर है? यस और नो? यस सर। अंतिमा, अंतिमा किसके द्वारा लिखी गई है? मानव कौल के द्वारा। अंतिमा मानव कौल, ये भी रिसेंट ही आई हुई है। अंतिमा। द धर्मा फॉरेस्ट कीर्तिक शशिधरन, कीर्तिक शशिधरन के द्वारा लिखी गई बुक है द धर्मा फॉरेस्ट। अंतिमा मानव कौल, वहाना मास्टर क्लास अल्फ्रेडो कोवेली। ठीक है जी, क्लियर है? वहाना मास्टर क्लास अल्फ्रेडो कोवेली, अंतिमा मानव कौल एंड द धर्मा फॉरेस्ट कीर्तिक शशिधरन। चलें आगे, चलें। 1 मिनट सर, 1 मिनट। लिखो लिखो लिखो। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, कर्म। कर्म अ योगीज गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी, सदगुरु के द्वारा लिखी गई ये बुक है। ठीक है, कर्म अ योगीज गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। ठीक है। वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर। रोमिला थापर की एक पहले भी बुक आई हुई है, रोमिला थापर की। आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा 14। ठीक है, दलाई लामा 14 के द्वारा लिखी गई है आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है जी। कर्मा योगीज गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी, सदगुरु, वॉइस ऑफ डिसेंट रोमिला थापर, आर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दलाई लामा 14। आगे चलें।
बहुत है आज भैया, अभी तो आधी बुक्स हुई हैं। तुम तो अभी से घबराने लगे हो। क्लास कर ले लो हैं? क्लास कर ले लो सर। नेक्स्ट, द कोरोना वायरस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक। चलो ऐसा करता हूँ, मैं अभी बुक्स और एंड ऑथर्स इतना लिखवा देता हूँ, थोड़ी बैंकिंग टर्म्स आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो। द कोरोना वायरस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक। स्वप्निल पारेख, माहिरा देसाई एंड राजेश एम पारेख के द्वारा लिखी गई है। द कोरोना वायरस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक। ठीक है। नेक्स्ट इज फुल स्पेक्ट्रम। फुल स्पेक्ट्रम, इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020, अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। चेतन भगत की वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है, चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है जी। द कोरोना वायरस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल पैंडेमिक, स्वप्निल पारेख, माहिरा देसाई, राजेश एम पारेख। कोविड-19 सभ्यता क्या था वो? सभ्यता और उसके सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? समाधान, है ना? ठीक है, तो ये थी कैलाश सत्यार्थी की। ये जो द कोरोना वायरस, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल वायरस, ये है स्वप्निल पारेख, माहिरा देसाई एंड राजेश एम पारेख। फुल स्पेक्ट्रम, इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 is authored by अर्जुन सुब्रमण्यम एंड वन अरेंज्ड मर्डर इज चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है ये। ठीक है जी, क्लियर है? लिख लिया सभी ने? बोलो भाई। ठीक है, यस सर। चलो अब ऐसा करते हैं, बहुत है इतनी की लिखवा देता हूँ, हैं घबराने लगे हो अभी से ही, तो थोड़ा बैंकिंग टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो ऑन कर लो। बैंकिंग टर्म्स में क्या होता है कि अभी चलो आपको पता ही है कि जो बैंक्स हैं वो मर्ज होके अभी जो है मेन बैंक्स वो है 4 रह गए हैं, है ना? यस और नो? तो मर्जर ऑफ बैंक्स में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करा चुका हूँ कि कौन सा बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा भी ना, बैंकिंग में कुछ टर्म्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे CRR हो गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद रेपो रेट होगी, रिवर्स रेपो रेट होगी, SLR हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है बैंक रेट हो गया, और फिर उसके बाद आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ठीक है, ये भी आपको पता है किस किस टाइप के अकाउंट बैंक में होते हैं, है ना? तो ये चीजें सारी हमें पता होनी चाहिए। तो कोई बता सकता है कि कितने टाइप के अकाउंट जो है बैंक में होते हैं भैया? सर एक सेविंग्स होता है, एक अकाउंट, एक करंट अकाउंट होता है, फिर एक होता है वो जो शेयर मार्केट के ऊपर जो डिपेंड करके उसका इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है, उसका नाम मैं भूल गया, इस टाइप का कुछ था। और एक होता है जिस एसेट्स वगैरह, मतलब उसको कुछ था, एक तो होता है सबसे पहला हमारा सेविंग अकाउंट, यस और नो? ठीक है, जिसमें हम अपनी स्मॉल सेविंग्स को डिपॉजिट करवा सकते हैं, ठीक है, निकलवा सकते हैं। दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट, जो मोस्टली फर्म्स के लिए जो बिजनेस करते हैं उनके लिए होता है। थर्ड वन इज FD अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड फोर्थ वन इज RD अकाउंट, जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट भी बोलते हैं। यस और नो?
ठीक है। सेविंग अकाउंट में हमें डेली बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। चाहे वो ऐड 3 महीने के बाद होता है हमारे अकाउंट में, बट द थिंग इज कि उसमें जो इंटरेस्ट है वो हमें डेली बेसिस पे मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट किस बेसिस पे मिलता है, तो वो डेली बेसिस पे होता है, ठीक है। कि आप जो भी ट्रांजेक्शन उसमें करते हैं या उसमें से पैसा निकलवाते हैं तो उनके बेसिस पे जो है वो जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 3 महीने के बाद उसमें आपके अकाउंट में इसको ऐड करते हैं, 6 महीने के बाद ऐड करते हैं। फिर होता है जो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट जो होता है वो किसके लिए होता है भाई? जो बिजनेस फर्म्स होती हैं उनके लिए करंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, आप कोई भी पैसा जमा करवा रहे हैं निकलवा रहे हैं उसमें कोई नहीं। हाँ, इसमें ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है, उसमें कहते हैं भाई इस बंदे की जो फर्म है ना उसकी 10 लाख की लिमिट है। 10 लाख की लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक से 10 लाख उधार भी ले सकते हैं, एक तरह का, ठीक है ना। मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो 10 लाख की लिमिट का मतलब ये है कि आप बैंक से 10 लाख रुपए ले सकते हैं, ठीक है। उसको हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। बाद में आप उसमें वही जो है 10 लाख जमा करवा के अपने बैलेंस को फिर नील कर देते हैं। इसमें इवन कि बैंक आपसे थोड़े बहुत चार्जेस भी लेता है। समझ आया? ये मोस्टली जितनी बिजनेस फर्म्स होती हैं उनके लिए ये अकाउंट बनता है, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट, ठीक है। थर्ड वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है? एफडी जिसको हम बोलते हैं। इसमें 1 हफ्ते से लेके, ठीक है, 555 दिन की जो है वो एफडी की जाती है, ठीक है। कई लोग 1 हफ्ते की एफडी कराते हैं। 1 हफ्ते की वैसे कोई भी नहीं करवाता, पर उन्होंने का जो बैंक का है वो 1 हफ्ते से शुरू हो जाता है, ठीक है। 1 हफ्ता, फिर उसके बाद 15 दिन, फिर 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, पूरे 1 साल का। तो ऐसे डे वाइज डे जो चलती है उसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि देखो भाई उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट से जो नॉर्मली सेविंग अकाउंट से जो एफडी में होता है ना, उसमें क्या चीज़ रहती है कि एफडी में अगर आप 1 साल के लिए पैसा बैंक में देते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि 1 साल तक आप उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो इसलिए बैंक आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देगा, ठीक है ना। अगर आप कम टाइम के लिए पैसा मतलब कि दे रहे हैं बैंक को, तो बैंक आपको जो है वो कम इंटरेस्ट देगा। तो सेविंग अकाउंट में इसलिए कम इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि उसमें डेली की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। और एफडी में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमारा पैसा डिपॉजिट रहता है। उसके बाद आता है हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम आरडी बोलते हैं। आरडी में क्या होता है? आरडी वाला अकाउंट वो जैसे पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाता है। मोस्टली पोस्ट ऑफिस में लोग खुलवाते हैं, बैंकिंग में थोड़ा कम रहता है, बैंक में भी लोगों ने खुलवाया हुआ है। उसमें क्या होता है कि पर मंथ आप एक फिक्स अमाउंट उसमें जमा करवाएंगे, ठीक है। 100 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, वो डिपेंड करता है कौन सा आपने खुलवाना है, ठीक है। तो रिकरिंग अकाउंट ये होता है, उसमें पर मंथ आप एक फिक्स अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है। उसमें पीरियड रहता है 3 साल या 5 साल का, 3 साल या 5 साल का। तो 3 साल के बाद क्या करेगा वो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग पैसा आपको वापस कर देगा, ठीक है जी, क्लियर है। दिस वन इज कॉल्ड आरडी अकाउंट, ठीक है। अभी कहते थे ना कि भाई बैंक में भी कई बार लिखा होता है कि भाई आज 10,000 जमा कराओ या 1 लाख जमा कराओ, 7 साल के बाद आपको डबल मिलेगा। ऐसा होता है? नहीं होता। 7 साल में डबल, 7 साल में अपने आप ही पैसा डबल हो जाता है। कोई बैंक डबल नहीं करके देता, अपने आप ही डबल हो जाता है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे। अच्छा, बैंक में इंटरेस्ट कौन सा मिलता है हमें, आप बता सकते हैं? हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है? सर रीइंवेस्टमेंट स्कीम में तो कंपाउंड मिलता है सर। सभी में ही कंपाउंड मिलता है भैया।
यस सर, सेविंग में भी कंपाउंड मिलता है। सेविंग में भी कंपाउंड, देखो अभी मान के चलो मैं आज बैंक में गया, हाँ जी सर। मैंने 1000 रुपये जमा करवाए, 3 महीने बाद वो मेरे 1050 रुपये हो गए इंटरेस्ट लगा के, समझ आया? अब जो अगले 3 महीने का इंटरेस्ट होगा वो 1050 पे होगा, 1000 रुपये नहीं होता। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो कहने का मतलब हमेशा ही जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है के ऊपर, किसके ऊपर मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग इंटरेस्ट कभी भी हमें बैंकिंग में नहीं मिलता, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, तो जितने भी मेरे अकाउंट होते हैं सभी में मेरे को कंपाउंड मिलेगा। अब जो एफडी होती है ना, एफडी अगर मैं कहूँ कि अगर आपने किसी ने एफडी करवाई हुई है तो उसको निकाल के देखना, ठीक है? उसमें क्या होएगा, उसमें अगर बैंक में लिखा हुआ है कि भाई आज का जो ब्याज है एफडी के ऊपर वो 6% है और आपने 10,000 रुपये जमा करवाए, भाई 10,000 का 6% कितना बनेगा? 600। पर वो 600 रुपये नहीं मिलते, 600 से ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि पहले 10,000 का के ऊपर 6% पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो उसमें भी 3-3 का लगता है, एफडी में 6 महीने का लगता है, एफडी में हमेशा 6 महीने का लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो अकाउंट्स होते हैं हमारे वो बैंकिंग में अकाउंट्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है, तो हमारे बैंक्स को कंट्रोल करने वाला जो बैंक है वो कौन है? आरबीआई। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस है कि आरबीआई की जो नोट है वो कहाँ कहाँ बनते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो नासिक में, वो नासिक में तो शायद सिक्के बनते हैं। ठीक है, आरबीआई की सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं, ये चीज आप मेरे को बताएंगे। आरबीआई की, ये आपके लिए थोड़ा मैं होमवर्क भी देके जा रहा हूं कि आरबीआई की सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये मेरे को आप बताएंगे। ठीक है, तो चलो मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं, लिख लो। ठीक है, एक तो है DICGC, DICGC, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी private limited. And the last one is Indian Financial Technology and Allied Service. Indian Financial Technology and Allied Service. ठीक है जी, ये सारी आरबीआई की सब्सिडरीज है। ठीक है, सिक्के बनाने का काम नासिक में होता है। ठीक है, बाकी नोट बनने, अब जैसे DICGC है जो मैंने सबसे पहले इनका सब्सिडरी लिखवाई, अब इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी बैंक डिफॉल्टर होता है, ठीक है, डिफॉल्टर होता है मतलब बैंक डूब जाता है, तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। पहले ये 1 लाख रुपए था, अब ये 5 लाख रुपए हो गया। अब कई बंदों के मन में जाता है कि सर मेरे अगर अकाउंट में 50,000 है तो भी 5 लाख मिलेंगे, नहीं। ठीक है, 5 लाख से ऊपर जितना भी है, 5 लाख या 5 लाख से ऊपर जितना भी है तो 5 लाख मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में तो 50,000 है, आप कहीं 5 लाख मिलेगा, तो फिर तो आप मतलब यही दुआ करोगे कि भगवान, ठीक है,
हमारा जो है 3 अकाउंट इस बैंक में है और हमारा जो है ये बैंक डूब जाए, हमें 15 लाख मिलेगा। ठीक है, समझ आए? ऐसा नहीं है भाई, 5 लाख या 5 लाख से ऊपर है तो वो DICGC ने ये अभी रिसेंटली जो है ये किया था। पहले ये 1 लाख था, अब 5 लाख हो चुका है। ठीक है, यस और नो? ठीक है, तो ये RBI की सब्सिडीज है। अब RBI की सब्सिडीज मैंने आपको लिखवा दी है। तो RBI कहता है कि भाई अगर आपने कोई बैंक खोलना है, अभी कोई बंदा कहता है कि चल ऐसे बैंक तो भी खोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक भी खुले ही हैं, किसी बंदे ने भी तो खोले होंगे, तो आपको 500 करोड़ की सिक्योरिटीज जो है वो RBI के पास जमा करवानी पड़ती है। 500 करोड़ की सिक्योरिटीज अगर आपके पास है तो आप कोई भी बैंक खोल सकते हैं अपना। ठीक है, अगर आपने एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, तो आपको 200 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज RBI के पास जमा करवानी होंगी। ठीक है, और साथ में आपको 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये अभी रिसेंट डेज में थोड़ा है, अभी RBI के पास पेंडिंग, आई थिंक इन्होंने अभी इसको मंजूरी नहीं दी है, ये कमेटी की रिपोर्ट थी। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट डाटा आया था उसमें मैंने ये पढ़ा था कि अगर आपको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, 200 करोड़ की सिक्योरिटीज। और अगर आपने ओनली पेमेंट बैंक खोलना है, पेमेंट बैंक ओपन करना है, तो आपको 100 करोड़ की सिक्योरिटीज RBI के पास जमा करवानी है। 100 करोड़ की सिक्योरिटीज आपको RBI के पास जमा करवानी होगी। ठीक है जी, अब जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये सारे जो पेमेंट बैंक है वो 100 करोड़ की सिक्योरिटी के साथ, स्मॉल फाइनेंस जो है 200 करोड़ की सिक्योरिटी के साथ, और अगर आपको कंप्लीट बैंक खोलना है उसके लिए 500 करोड़ की सिक्योरिटीज। हाँ, अगर कोई पेमेंट बैंक से फाइनेंस बैंक बनना चाहता है तो उनको 200 करोड़ तो करना ही पड़ेगा, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, 2 साल या 5 साल पहले? क्या 2 साल या 5 साल? 5 साल, 200 करोड़ तो सिक्योरिटी और 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप पेमेंट बैंक से अपने बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, फर्क भी क्या होता है, जैसे कंप्लीट बैंक होता है तो उसमें सारी चीजें होती हैं, मतलब आप डिपॉजिट करवा सकते हो पैसा, ठीक है, दे सकते हो, लोन दे सकते हो, सारे तरह की पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट बैंक में क्या होता है, सिर्फ पेमेंट बैंक में क्या होता है बताओ? बस आना जाना, बस पेमेंट का आना जाना, है ना, यस और नो? ठीक है, और आप ये तो नहीं है ना कि किसी को भाई कुछ भी प्रोवाइड करी जा रहे हो, नहीं। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब आप समझ ही रहे हो कि उसमें वो लोन प्रोवाइड करेंगे, उसमें कंप्लीट बैंकिंग नहीं होती। आप अगर कहें ना कि भाई जो जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक खुले हुए हैं वहाँ पे जाके हम कहेंगे कि भाई सारा काम हो जाए, वो ऐसा काम नहीं होता। इसलिए इनका एक डिफ्रेंशिएट किया गया है इन चीज़ों को लेके। तो उसके ये सारी चीज़ें एक बैंक को ओपन करने के लिए ज़रूरी है। अब उसके बाद भाई बैंक कहता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में आ तो गए हो, तो बैंक की हर 3 महीने के बाद एक मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। ठीक है, जिसमें कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। तो सबसे पहले कैश रिजर्व रेशो होता है। कैश रिजर्व रेशो जिसको हम CRR बोलते हैं, वो आज के टाइम में 4% है ना। CRR कितनी है? 4%। ये 4% कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? जितना NDTL है, NDTL से 4% मतलब RBI के पास रखना पड़ता है, ताकि मतलब ये RBI मतलब ये जो अमाउंट है ये कभी बैंक यूज नहीं कर पाएगा सिक्योरिटीज के लिए। अच्छा, आप ये चीज आप मेरे को बताएंगे कि ये जो CRR होता है, बैंक RBI के पास रखता है या अपने पास रखता है? RBI के पास नहीं, अपने पास रखता है। ठीक है, ठीक है, CRR दोनों ही। कैसे? मतलब जो लिक्विडिटी जो है वो वाला, और SLR और CRR दोनों ही बैंक के पास ही रहता है।
हाँ SLR जो है वो मतलब कि एक तरह का वो तो आरबीआई के पास होता है ना एसएलआर तो। कैसे पर वो तो आरबीआई के पास होता है एसएलआर। SLR RBI के पास होता है, सीआरआर खुद के पास। ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई एक चीज समझिए कि जैसे 100 रुपया मैंने बैंक में जमा करवाया, तो 100 रुपए में से जो 4 रुपए हैं वो बैंक अपने पास रखेगा, ठीक है, जो कहीं पे भी यूज नहीं हो रहे एक तरह के, ठीक है, एक सिक्योरिटी के तौर पे जो CRR जो है वो जमा हो रहा है। अगर किसी ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो कि कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि CRR इज द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट ऑल द टाइम्स। अपने पास और रिजर्व बैंक के पास, ये दोनों ही इसको हम इसको करके चलते हैं कि बैंक अपने पास रखता है या RBI के पास, एक ही चीज है वो, ठीक है। इफ द सेंट्रल बैंक डिसाइड टू इंक्रीज द CRR, द अमाउंट अवेलेबल विद द बैंक फॉर डिसबर्सल कम्स डाउन, ठीक है। तो CRR की अभी रेशियो कितनी है भैया? 4%। ठीक है, ये 4%, ये अभी कम हो गई है यार, आई थिंक 3% कर दिया है अभी। वो तो 2018 में था ना। 4% ही है आई थिंक। 4% ही है, क्रॉस चेक करना है यार, डाउट हो रहा है मेरे को थोड़ा। 3% सर। 3% है? यस सर। मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है यार इस पे। सर वो रेपो रेट है, रेपो रेट 4% है। रेपो रेट 4% है, मेरे को लगता है CRR कम कर दिया पहले से, है ना? अभी पहले 4 थी, 3% है। काफी टाइम से 4 थी, अभी 3 हो गई थी उसके बाद, ठीक है, राइट हूं ना मैं? यस 3% ही हो गई है ना अभी? यस सर 3%। हाँ, तो कैश रिजर्व रेशियो अभी CRR जो है वो 3% है, जो नई जो आई है इनकी, तो 3% मतलब 3 रुपए इनके पास अपने पास रहेंगे, ठीक है। SLR जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना, ये भी RBI और बैंक के पास एक तरह का रहता है, ये अभी 18.5% हो गई है। मतलब आप ये कह सकते हैं भाई, मोटा मोटा से हिसाब आप लगा लो कि 100 रुपए में से 18.5 रुपए और 3 रुपए 21.5 रुपए एक तरह का बैंक के पास ही रहना है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, क्योंकि बैंक ने क्या करना होता है ना, बैंक क्या करता है, बैंक हमें इंटरेस्ट कहाँ से देता है भाई? बैंक हमसे पैसा लेता है, ठीक है, उस पैसे को एज ए लोन अमाउंट मार्केट में बेचता है, ठीक है, उस लोन से जो उनको इंटरेस्ट इकट्ठा होता है वो हमें दिया जाता है, ठीक है। अभी इसमें गैप किस चीज का पड़ता है? बस सर लोन इतने महंगे क्यों होते हैं कि हमें तो 3.5-4% बैंक दे रहा है, या 4.5% दे रहा है हार्डली, है ना, सेविंग के ऊपर, और ये जो है वो लोन अमाउंट 10, 12, 13% तक लोन पे इंटरेस्ट लेते हैं। भाई बैंक इतना गैप किस चीज का डालता है बताओ? खुद का भी तो प्रॉफिट करना है भाई, खुद का भी तो घर चलाना है, एम्प्लॉयज को सैलरी भी तो देनी है, ठीक है, तो उस चीज को भी तो मेंटेन करके रखना है। और उनको ये भी पता है भी कुछ इतनी अच्छी शख्सियतें होती हैं कि जो पैसा भी दबा जाती हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं बंदे, तो उस चीज का भी तो वो रख के चलते हैं ख्याल, तो इसलिए वो जो गैप होता है उसको मेंटेन करके इनको चलना पड़ता है, ठीक है जी, समझ आया नहीं आया? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रेपो रेट की। व्हाट इज रेपो रेट? अभी 4% है, ठीक है, और रिवर्स रेपो 3.35 है, ठीक है, और 3.35। व्हाट इज द रेपो रेट और व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो? सर रेपो में RBI लोन देता है और बैंक अगर देगा तो फिर वो रिवर्स रेपो है। हाँ, मतलब रेपो रेट में क्या होता है कि जो RBI है वो बैंकों को लोन देता है कि भाई अगर RBI बैंक को लोन देगा तो 4% पे देगा, ठीक है। अब कई बार RBI को जरूरत पड़ जाती है तो फिर वो बैंकों से लोन लेता है, तो वो 3.35 पे लोन लेगा। समझ आया नहीं आया? ठीक है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। इसमें भी क्या होता है ना, कई बार जब पैसे की कमी पड़ जाती है ना, अभी क्या होता है, अभी आप देख रहे हैं जब मार्च आएगा ना, 31 मार्च का टाइम नज़दीक आएगा, तो उस टाइम पे ना बैंक देखते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा कम हो रहा है, इतना पैसा चाहिए था, इतना पैसा कम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं उस टाइम पे वो सारा लोगों को एकदम से वो FD का रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि उस टाइम पे बैंकों ने पैसा इकट्ठा करना होता है, तो FD का पैसा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ा देते हैं। अगर अभी 6 चल रहा है ना, वो 7.5-8 कर देते हैं,
ठीक है, उनको क्या होता है कि जितना मैक्सिमम पैसा हमारे पास इकट्ठा होगा उतना हमारे लिए ही बेटर होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई अभी जब ये 31 मार्च का टाइम नज़दीक आएगा तो उस टाइम पे बैंक ये ऐसी टर्म्स जो है गेम्स खेलते हैं। तो रेपो रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक को पैसा देता है 4% पे, मतलब ये चेंज होती रहती है, अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रिवर्स रेपो में बैंक आरबीआई को पैसा देता है 3.35 पे, ठीक है जी, क्लियर है, यस और नो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रेट आती है दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है भैया? सब बिना सिक्योरिटी के लोन देते हैं सब। बिना सिक्योरिटी के लोन देते हैं बैंक रेट। अभी ये 4.65 चल रही है, 4.65, ठीक है। पर ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, कई प्राइवेट बैंक का जो बैंक रेट होता है वो ज़्यादा होता है। मोस्टली प्राइवेट बैंक का जो बैंक रेट होता है, हालांकि आरबीआई ने रखा हुआ है भाई इतने से लेके इतने के बीच में रखना है, ठीक है, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो 4.65 चल रहा है अभी बैंक रेट हमारा, ठीक है। सर इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोल दिया जाता है, यस, ठीक है। एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? बैंक इंश्योरेंस क्या होता है? बैंक इंश्योरेंस होता है जिसमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है किसी बैंक के साथ टाई अप करके अपने जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो उस बैंक के थ्रू बेचती है, ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस। अभी क्या होता है, जैसे मेटलाइफ थी, मेटलाइफ इंश्योरेंस था, तो मेटलाइफ इंश्योरेंस पहले इंडिविजुअली काम करता था, बाद में मेटलाइफ इंश्योरेंस ने पीएनबी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो उनकी ऐड भी आने लगी थी, पीएनबी मेटलाइफ, मतलब वो जो है मेटलाइफ है वो अपने इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस जो होते हैं वो पीएनबी के थ्रू बेचेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस, ठीक है भैया, यस और नो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि भैया उसमें जो हमारा MICR कोड क्या होता है, IFSC कोड क्या होता है, ठीक है, IMPS क्या होता है, RTGS क्या होता है, और फिर चेक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ी बैंकिंग टर्म्स के ऊपर, ठीक है। और क्या हो सकता है बैंकिंग टर्म में, सेबी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा, ठीक है। और क्या है सर? MSF है। हाँ, MSF, हाँ MSF पढ़ लेंगे, ठीक है। और वाइट लेबल मशीन्स कौन सी चल रही हैं अभी, वाइट लेबल ATMs जिसको बोलते हैं एंड ऑल, ठीक है, ये सारा आपका कर लेंगे, ठीक है जी, क्लियर है, चलो ओके बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक बात और पूछनी थी भैया, सैटरडे को हमारी क्लास है, ये जो मॉक था वो आज हो गया है ना, सैटरडे को मेरी क्लास है, यस सर, ठीक है, वो आई थिंक 11:30 का टाइम रखा हुआ है उसका, है ना, राइट, यही कुछ टाइम है आई थिंक, उसको सुबह 8:30 कर ले। नो सर, सर रहने दो, क्योंकि नहीं, उसमें ऐसा है कि यार मेरे को थोड़ा काम है तो मुझे आउट ऑफ टाउन जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई 8:30 से 10 क्लास लगा के निकल जाऊँ, हाँ, या फिर कर लो शाम को 8 बजे, 8 बजे तो नहीं, शाम को लेट हो जाएगा थोड़ा, सुबह 8:30 ठीक है सर, 8:30 कर लें सुबह, 8:30 से 10, 10 से 8:30 से पौने 10, पौने 10 से 10 से 11:30 दूसरी क्लास हो जाएगी, है ना, कर ले, राइट, एक ही दिन की दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं, उठ जाना, उठ जाना, चाय मेरी तरफ से पी लेना उस दिन, ठीक है, चलो बाय। कल तो सेम टाइम रहेगी शायद, कल तो, हाँ जी, एक और PDF भेज दो सर सबके, भेज दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है, ग्रुप में भेज देना सर, भेज देता हूँ।